8 जुलाई 2025 को दिन के करीब 1:30 बजे दिल्ली सिविल लाइंस थाने में एक फोन आता है। उस फोन कॉल ने पुलिस को हैरत में डाल दिया। फोन एक महिला की ओर से किया गया था। फोन करने वाली ने कहा, साहब मैं मजनू का टीला से रश्मि बोल रही हूं। यहां मेरी सहेली और मेरी 6 महीने की बेटी की किसी ने हत्या कर दी है। आप जल्दी से यहां आ जाइए। महिला का स्वर भर्राया हुआ था। फोन थाने में मौजूद एसआई नितिन शर्मा ने उठाया था। 2 कत्ल की वारदात से वह थोड़ा विचलित हो गए। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तुम मजनू का टीला में कहां से बोल रही हो? रश्मि, मैं F54 के 2nd फ्लोर पर रहती हूं। वारदात मेरे इसी घर में हुई है। रश्मि इस बार बताते हुए रोने लगी। पुलिस वाला बोला, हम आ रहे हैं। तुम वहां किसी भी सामान को नहीं छूओगी। जिस कमरे में ये कत्ल हुए हैं उससे बाहर ही रहना है। एसआई नितिन शर्मा ने रश्मि को हिदायत दी और फोन रखकर उन्होंने अपने कक्ष में मौजूद एसएचओ हनुमंत सिंह को जाकर इस दोहरे हत्याकांड की सूचना दी। एसएचओ हनुमंत सिंह अपनी टीम को लेकर तुरंत घटनास्थल के लिए निकल पड़े। रास्ते से उन्होंने फॉरेंसिक टीम को भी वारदात वाले स्थान पर पहुंचने के लिए कह दिया। घटनास्थल थाने से ज्यादा दूर नहीं था। पुलिस जब F54 के पते पर पहुंची तो वहां आसपास के लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। हेड कांस्टेबल विकास कुमार और कांस्टेबल सीताराम ने भीड़ को वहां से हटाया। एसएचओ हनुमंत सिंह और एसआई नितिन शर्मा वैन से उतरकर आगे बढ़े तो एक व्यक्ति उनके पास आ गया। वह रो रहा था। व्यक्ति ने कहा, साहब मेरी बेटी की हत्या हुई है। उसके साथ सोनल भी मृत पड़ी है। चलो हम देखते हैं। एसएचओ हनुमंत सिंह गंभीर स्वर में बोले। वह उस व्यक्ति के साथ F54 के 2nd फ्लोर पर आ गए। सामने ही वह कमरा था जिसमें एक युवती और 6 महीने की बच्ची की रक्तरंजित लाश पड़ी हुई थी। एसएचओ हनुमंत सिंह ने देखा, युवती और उस मासूम बच्ची का बड़ी बेरहमी से गला रेता गया था। बच्ची की लाश पलंग पर थी जबकि युवती की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। पूरे कमरे में नजर दौड़ाने पर यह स्पष्ट हो गया कि युवती और हत्यारे में पहले जमकर संघर्ष हुआ था। इसके बाद हत्यारा उसका गला काटने में सफल हुआ। हत्यारे ने इस 6 माह की बच्ची की हत्या क्यों की, यह बात पुलिस की समझ में नहीं आई। उन्होंने दोनों लाशों का बारीकी से निरीक्षण किया। चूंकि फॉरेंसिक टीम वहां आ गई थी, उन्होंने टीम को बारीक से बारीक सबूत जुटाने के लिए कहा और कमरे से बाहर आ गए। इस दोहरे हत्याकांड की सूचना उन्होंने उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजा बांटिया और एसीपी विनीता त्यागी को दे दी। फिर वह मृत बच्ची के पिता के पास बाहर आ गए। रश्मि कहाँ है? जिसने हमें फोन किया था, उन्होंने प्रश्न किया। उस व्यक्ति ने औरतों से घिरी अपनी पत्नी रश्मि को इशारे से पास बुला लिया। रश्मि का रो रो कर बुरा हाल था। यहाँ एक जवान युवती की लाश भी है। वह कौन है? एसएचओ ने रश्मि से सवाल किया। साहब, इस युवती का नाम सोनल है। यह ए ब्लॉक में रहती है, लेकिन कुछ दिनों से इसका अपने लिव इन पार्टनर से झगड़ा चल रहा था। चूंकि मेरी इसके साथ गहरी जान पहचान बन गई थी, मैं इसे अपनी सहेली मानने लगी थी। पार्टनर से झगड़े के चलते सोनल 4 से 5 दिन से हमारे घर में आकर रह रही थी। यह लाश सोनल की है। इसकी हत्या कैसे हुई? मेरा कहने का मतलब है कि जब यह वारदात हुई, तुम और तुम्हारे पति क्या घर पर ही थे? रश्मि ने कहा, नहीं साहब, मेरे पति दुर्गेश अपनी दुकान चले गए थे सुबह। उनकी मजनू का टीला में ही मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम दिया है, वह स्कूल जाती है। छोटी अभी 6 माह की थी। हमने प्यार से इसका नाम यशिका रखा था। आज मैं दिया को लाने के लिए दोपहर में स्कूल गई तो सोनल को उसकी देखभाल का जिम्मा सौंप कर गई थी। मैं जब दिया को स्कूल से लेकर घर आई तो घर का दरवाजा बंद था। मैंने धक्का दिया तो वह खुल गया। कमरे में खून से सनी मुझे सोनल की लाश दिखी तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं घबराकर उसे देखने अंदर घुसी तो मुझे पलंग पर यशिका भी खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली। यशिका और सोनल का गला किसी ने काट डाला था। मैं बदहवास हालत में बाहर भागी और चिल्लाकर मैंने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। फिर किसी के कहने पर थाने में फोन कर दिया। मैंने फोन करके पति दुर्गेश को भी घर बुला लिया। एसएचओ हनुमंत सिंह ने पूछा, यह माना जा सकता है कि सोनल की किसी के साथ रंजिश रही होगी। वह मौका देखकर यहां आया और उसने सोनल का गला काट दिया। लेकिन तुम्हारी बेटी तो अभी 6 महीने की थी।
उसकी हत्या भला कोई क्यों करेगा? मैं क्या कहूँ साहब, रश्मि रोते हुए बोली, इस छोटी सी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वह इतनी समझदार भी नहीं थी कि हत्यारे द्वारा सोनल की हत्या करने की बात किसी को बता देती। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, हनुमंत सिंह गंभीर स्वर में बोले। अगर हत्यारे को यह डर हो कि उसे हत्या करते हुए जिसने देखा है वह यह भेद किसी को बता देगा, तो हत्यारा ऐसी सूरत में उस प्रत्यक्षदर्शी की हत्या करता है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। फिर यशिका की हत्या क्यों की गई? दुर्गेश, क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? संभव है तुम्हारा कोई दुश्मन तुमसे बदला लेने घर में घुसा। तुम नहीं मिले तो उसने तुम्हारी बेटी का कत्ल कर दिया। सोनल की हत्या इसलिए हो गई कि वह तुम्हारी बेटी के हत्यारे से भिड़ गई। नहीं साहब, मैंने जिंदगी में दोस्त बनाए हैं, दुश्मन नहीं। मैं सीधा सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ साहब, दुर्गेश रुंधे स्वर में बोला। मेरी फूलसी बेटी का कातिल बचना नहीं चाहिए साहब। उसे गिरफ्तार करके आप फांसी पर चढ़ा दीजिए। कातिल कोई भी हो दुर्गेश, उसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हनुमंत सिंह ने कहा। डीसीपी राजा बांटिया और एसीपी विनीता त्यागी वहां आ पहुंचे थे। उन्हें हनुमंत सिंह ने दोनों लाशें दिखाईं। डीसीपी श्री बांटिया ने वहां निरीक्षण करने के बाद एसएचओ हनुमंत सिंह से पूछा, आपने कुछ मालूम किया ये दोनों लाशें किसकी हैं? एसएचओ हनुमंत सिंह ने दोनों अधिकारियों को सारी जानकारी संक्षेप में दे दी। एसीपी विनीता त्यागी पूरी बात सुनने के बाद बोली, मुझे ऐसा लगता है यह हत्या सोनल के बॉयफ्रेंड ने की है। चूंकि सोनल उससे नाराज होकर अपनी सहेली रश्मि के घर आकर रह रही थी, यह बात उसे अच्छी नहीं लगी। वह गुस्से में रश्मि की गैरमौजूदगी में यहाँ आया। सोनल और उसमें झगड़ा हुआ। इसी झगड़े में उसने सोनल की जान ले ली। लेकिन मैडम, इस 6 माह की बच्ची को उसने क्यों मारा? हनुमंत सिंह ने प्रश्न कर दिया। कातिल को पकड़िए, इसका जवाब आपको उससे मिल जाएगा। आप यहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करिए। सोनल के लिव इन पार्टनर को चेक कीजिए। इन दोनों हत्याओं का रहस्य इन्हीं में छिपा मिलेगा। एसीपी विनीता त्यागी ने गंभीर स्वर में निर्देश दिया। ठीक है मैडम, एसएचओ हनुमंत सिंह सिर हिलाकर बोले। फॉरेंसिक टीम वहां के साक्ष्य जुटाकर अपना काम खत्म कर चुकी थी। पुलिस टीम ने वहां की जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करके दोनों लाशें पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दी। फिर रश्मि और उसके पति से सोनल के लिव इन पार्टनर का पूरा पता लेकर उन्होंने एसआई नितिन शर्मा को सोनल के बॉयफ्रेंड की जांच का कार्य सौंपकर वह थाने लौट गए। एसीपी विनीता त्यागी का अनुमान गलत नहीं था। उन्हें सोनल के लिव इन पार्टनर पर शक हुआ था। एसआई नितिन शर्मा ने जब ए ब्लॉक में जाकर वह कमरा देखा जिसमें सोनल कई महीनों से अपने लिव इन पार्टनर के साथ रह रही थी, तो वहां दरवाजे पर ताला लटका मिला। उन्होंने फोन से यह जानकारी सिविल लाइंस थाने में दी, तो थाने से उनकी मदद के लिए एडिशनल एसएचओ रणधीर कुमार को मजनू का टीला भेज दिया गया। दोनों ने वहां के पड़ोसियों से उस लिव इन पार्टनर का नाम और उसके व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली। उसका नाम निखिल कुमार था। वह कुछ महीनों से यहाँ कमरा लेकर सोनल के साथ रह रहा था। पड़ोसियों के अनुसार निखिल शराबी था और वह वक्त बेवक्त सोनल से लड़ता झगड़ता भी रहता था। उनमें मारपीट भी होती रहती थी। एक खास बात यह भी मालूम हुई कि सोनल हाल फिलहाल गर्भवती थी। निखिल बच्चा चाहता था, किंतु सोनल ने उसकी मर्जी के खिलाफ वह बच्चा गिरा दिया था। निखिल इस बात से बहुत नाराज था। 4 दिन पहले उनमें जबरदस्त झगड़ा हुआ था। तब सोनल अपना बैग लेकर अपनी सहेली रश्मि के यहाँ रहने चली गई थी। निखिल के पिता, 2 भाई और बहन भी मजनू का टीला में ही रहते थे। दोनों पुलिस अधिकारी उनका पता लेकर उन तक पहुंच गए। निखिल के विषय में पूछने पर उसकी बहन मीना ने उपेक्षित स्वर में कहा, सर, हम उसके रवैये से उसके साथ कोई वास्ता नहीं रखते। वह हमारे लिए मर गया है, वह घर से लापता है। हमें केवल यह बताओ कि इस समय वह कहाँ छिपा हो सकता है। एडिशनल एसएचओ रणधीर कुमार बोले, क्या उसने कोई गुनाह किया है? साहब, निखिल के पिता मोहन राम ने पूछा, वह जिस लड़की के साथ लिव इन पार्टनर के रूप में रह रहा था, उस लड़की का आज दोपहर में कत्ल हो गया है। निखिल पर हमें शक है, इसलिए उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, एडिशनल एसएचओ रणधीर कुमार ने कहा। इस बार निखिल के बड़े भाई करण ने कहा, सर, हमारा पैतृक घर उत्तराखंड के हल्द्वानी में है। वह वहां जा सकता है। करण ने हल्द्वानी का पता लिखवा दिया।
देखो, यदि निखिल आप लोगों से फोन से बात करे तो तुरंत हमें वह फोन नंबर और वह कहां से बात कर रहा है बताएंगे। एसआई नितिन शर्मा ने कहने के बाद अपना मोबाइल नंबर उन्हें नोट करवा दिया। इधर एसएचओ हनुमंत सिंह ने रश्मि दुर्गेश के घर के आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की थी। उन्हें एक सीसीटीवी की फुटेज में निखिल रश्मि के घर चोरों की तरह जाता हुआ दिखाई दे गया। यह इस बात का पुख्ता सबूत था कि निखिल ही आज दोपहर में रश्मि के घर में आया था। एडिशनल एसएचओ रणधीर कुमार और एसआई नितिन शर्मा ने थाने पहुंचकर निखिल के लापता होने और उसके हल्द्वानी भाग जाने की जानकारी दी, तो डीसीपी राजा बांटिया के कहने पर पुलिस की 2 टीमें उत्तराखंड के हल्द्वानी और टंकपुर के बनबसा बॉर्डर के लिए भेज दी गईं। पुलिस अधिकारियों को संदेह था कि निखिल नेपाल भागकर खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है, इसलिए बनबसा बॉर्डर के लिए एक टीम भेजी गई थी। पुलिस की तत्परता की वजह से लव क्राइम के आरोपी निखिल को 24 घंटे में ही हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया गया। निखिल ने गलती यह कर दी थी कि उसने 8 जुलाई की रात को अपनी बहन मीनाक्षी को फोन करके बताया था कि वह हल्द्वानी में है और पैसा इकट्ठा करके नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। मीनाक्षी ने उसका यह फोन नंबर पुलिस को भेज दिया था। उसे ट्रेस करके ही पुलिस ने निखिल को हल्द्वानी में दबोच लिया था। उसे 9 जुलाई 2025 को दिल्ली लाया गया। सिविल लाइंस थाने में डीसीपी राजा बांटिया, एसीपी विनीता त्यागी और थाने की पुलिस टीम द्वारा निखिल से पूछताछ की गई तो उसने कबूल कर लिया कि सोनल और रश्मि की बेटी की हत्या उसने की थी। तुमने अपनी प्रेमिका सोनल का कत्ल क्यों किया? इस क्राइम स्टोरी की सच्चाई क्या है? एसएचओ हनुमंत सिंह ने निखिल से प्रश्न किया। साहब, वह मुझसे लड़कर रश्मि के घर रहने चली गई थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था, उसके बगैर रह नहीं सकता था। मैं दोपहर रश्मि के घर उस वक्त गया जब वह अपनी बेटी दिया को लाने स्कूल गई थी। मैंने सोनल से कहा कि वह घर चले। सोनल ने मना कर दिया कि अब वह मुझसे कोई वास्ता नहीं रखेगी, वह घर नहीं आएगी, यहीं रहेगी। तो मैंने बहुत समझाया, लेकिन वह मुझसे झगड़ने लगी। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने चाकू से सोनल का गला काट डाला। तुमने रश्मि की बेटी की हत्या किस वजह से की? उससे तो तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं था, हनुमंत सिंह ने पूछा। साहब, मुझे शक था कि सोनल का रश्मि के पति दुर्गेश से नाजायज रिश्ता है। कुछ महीने पहले ही सोनल गर्भवती हुई थी। इसकी सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई थी। मैं सोनल से कहता था कि हम इस बच्चे को दुनिया में लाएंगे, हम शादी करके घर बसा लें, लेकिन सोनल ने वह बच्चा गिरवा दिया। मुझे संदेह था कि यह बच्चा दुर्गेश का था और दुर्गेश बच्चा नहीं चाहता था, इसलिए उसके कहने पर सोनल ने एबॉर्शन करवाया था। मुझे दुर्गेश दुश्मन नजर आता था, सोनल उसी के चक्कर में फंसी थी। तभी मुझसे झगड़कर वह बार बार उसके घर चली जाती थी। सोनल की हत्या के बाद मुझे पलंग पर दुर्गेश की बेटी सोती दिखाई दी। दुर्गेश से बदला लेने के लिए मैंने उसका भी गला काट डाला और घर भाग आया। मैं सोनल को मारकर पछता रहा था। मैं खुद मरना चाहता था, लेकिन फिर मैंने विचार बदल दिया और घर पर ताला लगाकर बैग लेकर हल्द्वानी चला गया। वहां से मैं नेपाल भाग जाना चाहता था। इसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैं रिश्तेदारों दोस्तों से फोन करके पैसे इकट्ठे कर रहा था। मैंने इसीलिए अपनी बहन मीनाक्षी को भी फोन किया था और पैसे मांगे थे। मीनाक्षी ने मना कर दिया। मैं कहीं और से पैसों का इंतजाम करके नेपाल भाग पाता, उससे पहले ही पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और दिल्ली ले आई। सोनल और रश्मि की बेटी यशिका की हत्या मेरे हाथ से हो गई, इसका मुझे दुख है। मैं सोनल से बहुत प्यार करता था। साहब, सोनल से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी? तुम तो शराबी, आवारा और निकम्मा व्यक्ति हो। साहब, मैं शराब पीता हूँ, निकम्मा नहीं हूँ। मैं हल्द्वानी में था, तब भी काम करता था। यहाँ भी मैं तिमारपुर के एक होटल में काम करता हूँ। सोनल मुझे 4 साल पहले मेरे हल्द्वानी वाले दोस्त अभय के बेटे की जन्मदिन पार्टी में मिली थी। अभय की पत्नी उसकी सहेली थी। वह उसी के कहने पर नैनीताल से हल्द्वानी आई थी। नैनीताल में उसके परिजन रहते हैं। मैंने सोनल को पार्टी में देखा तो उसे दिल दे बैठा। सोनल ने भी मेरा प्यार स्वीकार कर लिया। वह हल्द्वानी में 2 से 3 दिन के लिए आई थी, लेकिन मुझसे मुलाकात होने पर वह वापस नैनीताल नहीं गई। मैंने हल्द्वानी में सोनल को खूब सैर-सपाटा करवाया। वह वहां मेरे साथ रहने लगी। हमारे अनैतिक संबंध इस बीच बन गए थे,
जिससे सोनल गर्भवती हो गई। हम एबॉर्शन करवाना चाहते थे, किंतु समय अधिक हो जाने से सोनल का एबॉर्शन नहीं हो सका। समय पर सोनल को एक बेटा हुआ। चूंकि हम अविवाहित थे, इसलिए हमने अल्मोड़ा में वह बच्चा 2 लाख रुपए में एक जरूरतमंद दंपति को बेच दिया। हम 2 लाख रुपए लेकर दिल्ली आ गए। पहले हम वजीरपुर गांव में एक किराए का कमरा लेकर रहते रहे। फिर वहां से हम मजनू का टीला में रहने आ गए। तब से हम यहां ही रह रहे थे। मैं चाहता था कि मैं सोनल से शादी करके घर बसा लूं, लेकिन सोनल पता नहीं क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। अब उसकी मौत के बाद मैं सोचता हूं, सोनल ठीक ही सोचती थी। मैं तिमारपुर में वेटर का काम करने लगा था, तो मुझे शराब की गंदी आदत पड़ गई थी। मैं बात बात पर सोनल से लड़ता भी था, इसलिए वह मेरे साथ गृहस्थी नहीं बसाना चाहती थी। आज मेरे हाथों ही वह मारी गई है, साहब। मैं अच्छा प्रेमी साबित नहीं हो सका। एकाएक निखिल फफक कर रोने लगा। SHO हनुमंत सिंह ने रश्मि और दुर्गेश को थाने बुलाया और रश्मि को वादी बनाकर निखिल के खिलाफ सोनल और यशिका की हत्या का केस BNS की धारा 103(1) के तहत दर्ज कर लिया। दूसरे दिन निखिल को कोर्ट में पेश करके 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। उससे हत्या में प्रयुक्त चाकू और सोनल का मोबाइल नंबर पुलिस ने जब्त कर लिया। सोनल के घर नैनीताल में उसकी हत्या की सूचना भेज दी गई थी। उसके पिता गिरीश चंद आर्या अपनी बेटी से मुंह मोड़ चुके थे, लेकिन जब उन्हें सिविल लाइंस थाना दिल्ली से सोनल की हत्या की सूचना दी गई तो परिवार सहित वह दिल्ली आ गए। पुलिस ने सोनल की लाश पोस्टमार्टम के बाद उनके हवाले कर दी। रश्मि और दुर्गेश की बेटी की डेड बॉडी पुलिस ने उन्हें सौंपी तो वह फूट फूट कर रोने लगे। उनके रुदन ने पुलिस वालों की भी आंखें नम कर दीं। एक अधूरी प्रेम कहानी का यह बहुत दुखद अंत था। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि हर घटना हमें एक सबक देती है, और अगर उस सबक को समय रहते समझ लिया जाए तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। रिश्तों में गुस्सा, शक और हिंसा केवल विनाश लाते हैं। मजनू का टीला की यह घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां निखिल ने शक और गुस्से में अपनी प्रेमिका सोनल और मासूम यशिका की जान ले ली, जिससे कई घर उजड़ गए। संदेश साफ है, रिश्तों में समस्या हो तो बातचीत करें, जरूरत पड़े तो अलग हो या मदद लें, लेकिन हिंसा कभी समाधान नहीं है। बच्चों और परिवार की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और अगर किसी का व्यवहार असामान्य लगे तो तुरंत कदम उठाएं।